वेलकम टू अरिहंत। और आज हम लेते हैं अपना एक इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो लगभग 80 मार्क्स का आपका रहता है। तो जो बाइफरकेशन हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर में रहते हैं तो वो दो सेक्शन में डिवाइडेड होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन डेवलपमेंट। हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो वाला पोर्शन, ठीक है। तो इंडियन इको और मैक्रो का जो हाफ पोर्शन ये रहेगा, उसमें करीबन आपके 1 मार्क्स के तो 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपको जो 4 आंसर्स हैं वो 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स के होंगे और 6 मार्क्स के। इजी पेपर रहता है जहां पर आपको हाफ पोर्शन में इसे कंप्लीट करना होता है। तो चलिए पहला पोर्शन इस चैप्टर का हम शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन ए वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने आता है, जिसके अंदर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में पूछा है विद रेफरेंस ऑफ दिस गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट बी है इस ग्राफ पर, उस पॉइंट बी से रिलेटेड हमें पॉइंट बताना है कि इस पॉइंट बी के ऊपर ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे तो देखकर ही आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हमारा कंजम्पशन और इनकम जो कर्व हैं ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा बी पॉइंट, ये बी पॉइंट क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर हमारी इनकम और हमारा कंजम्पशन दोनों मैच कर रहे हैं। मतलब अगर इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ के 3 एरियाज हमारे सामने बन रहे हैं। एक ये वाला पोर्शन है, तो इस पोर्शन में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इनकम कर्व है हमारे कंजम्पशन कर्व से हाई है। तो सिंपल सा अगर हम एक आइडिया लगाना चाहें तो इस एरिया में हमारी इनकम हाई है और कंजम्पशन कम है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, इस एरिया में हमारा आप देखेंगे कि कंजम्पशन हाई है और इनकम लो है। इट मीन्स यहाँ पर हम खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं और हमारी इनकम कम है। लेकिन एक दोनों को जो क्रॉस करने वाला पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर हमारी इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो रहे हैं। तो बी पॉइंट के ऊपर इनमें से सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी नज़र आती है, जो कि है हमारे पास डी पॉइंट, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट पर हमारी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 1 के बराबर होगी। और इट मीन्स जितना हम इनकम क्रिएट करेंगे उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, ठीक है। तो जो हम आप पढ़ते भी हैं, जहाँ पर हमारा जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसका फॉर्मूला हमारे पास C डिवाइड बाय वाई, ठीक है। तो C डिवाइड बाय वाई से अगर हम इसको करके देखें तो B पॉइंट पे C और Y दोनों इक्वल हैं। तो C डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, APC इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो किसी भी पोर्शन से वो क्वेश्चन पूछता आप उसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि उसने बी पॉइंट पे पूछा है तो यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए इसके बाद यही क्वेश्चन अगर जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए आता है तो उनका एक स्ट्रेट लाइन आया होगा कि ब्रेक इवन लेवल, जो ब्रेक इवन लेवल होता है ऑफ इनकम, उस पर आपको क्या इनमें से ट्रू लग रहा है। तो ब्रेक इवन लेवल जो हमारा वो जो बी पॉइंट था उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर हैं। तो इसलिए इसका भी सेम आंसर आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 होगा। वो ग्राफिकल फॉर्म में था और ये थ्योरेटिकल फॉर्म का क्वेश्चन है। दोनों के ही आंसर हमारे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कहां से? हमारा नेशनल इनकम से आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि हमारा रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो हमारा जीडीपी है वो एस्टिमेटेड है टू अटेन अ लेवल ऑफ 173 लाख करोड़ इन द ईयर 2023-24, बट द कॉरस्पॉन्डिंग नॉमिनल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू स्टैंड ऑन 295.36 लाख करोड़। इट मीन्स अभी हमें यहाँ पे 2 जीडीपी दिए हुए हैं, एक हमारे पास नॉमिनल जीडीपी है और एक हमारे पास रियल जीडीपी है। ये वाला हमारा रियल जीडीपी। तो अगर हम इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो इस ईयर में 2023-24 के अंदर हमने एक्सपेक्ट किया था, इंडिया मान लीजिए एक्सपेक्ट कर रहा है
कि उन्हें 295.36 लाख करोड़ का जो जीडीपी है वो इंडिया जो है वो ग्रो करेगा, यानी कि वो जीडीपी कंट्री में आएगा। एस्टिमेटेड बनाया है कि इस साल 2023-24 में इतना जीडीपी आ जाना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल में जीडीपी आया है वो 173 है। मतलब हम जो अटेन कर पा रहे हैं, जहां तक हम एक्चुअल में पहुंच पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पहले प्लान आउट करते हैं। तो प्लान आउट करके कि हमें यहां तक पहुंचना है, लेकिन एक्चुअल में हम वहां तक नहीं भी पहुंच पाते हैं, तो उससे कहां तक नीचे लेवल पे हम पहुंच पाएंगे, ये चीज़ यहां पे हम ये कवर कर रहे हैं। तो यहां से ये दो डेटा देके हमसे पूछना क्या चाह रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा द वैल्यू ऑफ जीडीपी डिफ्लेक्टर। तो ये आपसे कहना चाह रहा है कि आप जीडीपी डिफ्लेक्टर निकाल के दिखाएं इसमें। तो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, हमारा नॉमिनल जो जीडीपी है, जो कि हमारा है 295 के आसपास, और जो हमारा रियल जीडीपी है उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हम कर दें, तो हमारे पास जो, आप एक बार अपने कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा C 169.92। तो जो हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर है, जो हमारा डिफ्लेशनरी गैप है, वो आ गया 169.92। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर की वैल्यू सिर्फ हमें निकालनी थी, बाकी इसमें कोई खास थ्योरेटिकल पॉइंट उन्होंने नहीं पूछा है। नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी है, फॉर्मूले में यूज़ करें और मल्टीप्लाई 100 करके आप 169.92 पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट में वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे ले रहा है कि मनी इज नॉन पेरिशेबल एंड इज एक्सेप्टेबल टू एनीवन। मनी पेरिशिंग नहीं होती, सही बात है, क्योंकि मनी को हम मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं, और टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो मनी हर किसी को एक्सेप्टेबल है, कभी भी हम रख सकते हैं और किसी भी टाइम पर हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक जो बार्टर सिस्टम चलता था कि आज अगर हमने वीट खरीद लिया तो हमें अभी के अभी उसको सेल करना पड़ेगा, तभी हम राइस खरीद पाएंगे, या इनको पेरिशिंग होने का थोड़ा प्रॉब्लम रहता था। मनी में वो प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आराम से रख सकते हैं और किसी भी टाइम पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मनी का जो ये फीचर इन्होंने दिखाया, उससे बताना चाह रहे हैं द फंक्शन ऑफ मनी, कौन से फंक्शन की तरफ, ये मनी के कौन से फंक्शन की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है। यानी कि मनी कभी भी किसी को भी दी जा सकती है, क्योंकि वो नॉन पेरिशिंग है। इट मीन्स क्या कर सकते हैं, हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, तो आप अपनी वैल्यू को अगर गुड्स में, प्रॉपर्टी में या किसी और चीज़ में स्टोर करके रखना चाहेंगे तो वो कभी ना कभी ख़राब हो सकती हैं। यानी कि पुराने लोग जिस तरह से वीट और राइस में अपनी वैल्यू को स्टोर करते थे, उसकी जगह अगर हम इसे मनी में स्टोर करें तो वो पेरिशिंग भी नहीं होगी और हम किसी भी टाइम पे उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये मनी का जो स्टोर वैल्यू वाला फंक्शन है वो यहाँ पर इन्होंने मेजर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो फिर से आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जहां पर हमें पता करना होता है कि दो स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या दोनों ही फॉल्स हैं या दोनों ही ट्रू हैं। तो चलिए चेक करते हैं, हमें अपना लॉजिक लगाते हुए वर्कआउट करना है इसके अंदर भी। यहाँ पर देखिए डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मतलब जब हम करेंसी को डिवैल्यू करते हैं, नीचे गिरा देते हैं उसकी वैल्यू को, जो हमारा चैप्टर का पार्ट है जहाँ पे हम देखते हैं कि हम अपनी करेंसी की वैल्यू को ऊपर नीचे करते हैं, is said to occur when the exchange rate is decreased under fixed exchange rate system। तो जो हमारा एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर है उसमें हमने अलग अलग एक्सचेंज रेट के सिस्टम्स देखे थे, जहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग। तो इन सब में से ये बोल रहा है कि क्या फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है उसके अंदर करेंसी को डिवैल्यू कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज रेट डिक्रीड अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो क्या पॉइंट यहाँ पे बन रहा है कि करेंसी को डिवैल्यू किया गया, तो भैया फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर हम करेंसी को डिवैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि फिक्स का मतलब है फिक्स रहना। तो यहाँ पर जो चीज़ फिक्स है उसे हम डिवैल्यू क्यों करेंगे, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में गवर्नमेंट ने एक रेट डिसाइड कर दिया, उस रेट से ना उसके रेट ऊपर जाएंगे ना नीचे आएंगे, तो एक्सचेंज रेट उसी जगह पर फिक्स रहेगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट डिवैल्यू करने का करेंसी को, ये गलत है, यानी कि ये फॉल्स है।
लेकिन इसी का सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम competent authorities do not maintain foreign exchange reserve। competent authorities कौन? आपके सेंट्रल बैंक्स, आरबीआई, गवर्नमेंट। क्या जब हम अपना फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम लगाते हैं तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का मीनिंग ही क्या था कि वहां पर सारा खेल, सारा एक्सचेंज रेट का एक एक सेकंड के एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करेगा? डिमांड और सप्लाई। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई के इंटरेक्शन से जो रेट सेट होगा वही फाइनल होगा। वहां पर कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर, कोई किसी सेंट्रल बैंक का इंटरफेयर उसके अंदर नहीं रहेगा। तो यहां पर जो बात बोली जा रही है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर कोई भी कंपिटेंट ऑथोरिटी उसको इंटरफेयर नहीं करती है, उस फॉरेन रिजर्व को मैनेज करने का काम नहीं करती है। तो ये सही बात है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ट्रू होता है। तो इसी से रिलेटेड जो हमारे पास ऑप्शन हो हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो देखिए ये कहां पर है हमारे पास? बी पॉइंट के अंदर हमको मिल रहा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये हमारा बी जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें एक डायग्राम बना के दिया हुआ है और ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं कि ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम हमें नजर आ रहा है। जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें से ये पॉइंट हमको निकल के आया है, जहां पर एक तरफ फर्म है और हाउस होल्ड। जो एक बेसिक इकोनॉमी, हम एक अजम्पशन लगा के चलते हैं कि मान लीजिए एक इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, एक फर्म है और एक हाउस होल्ड है। तो क्या होगा? जो हाउस होल्ड हैं वो तो सबसे पहले अपनी फैक्टर सर्विस देंगे, यानी कि हम लोग फैक्टर सर्विस देंगे। फैक्टर सर्विस में हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो भी हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ यहाँ से लेबर भी आएंगी, बिल्डिंग्स भी दी जाएंगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे पैसा भी दिया जाएगा। तो इन सब के बदले में फर्म इनको क्या देगी? फैक्टर पेमेंट, जिनमें हमारे पास फिक्स रेंट, इंटरेस्ट, जो भी आप वेजेस ये आप प्रोवाइड इनको करवाएंगे। और एट द सेम टाइम यहाँ पर जो हाउस होल्ड हैं वो फर्म्स उनको देंगी गुड्स एंड सर्विस। ये इधर सर्विसेज दे रहे हैं, उनका इनको पेमेंट मिला, जो पेमेंट इनको मिला उनसे इन्होंने स्पेंडिंग करी। देखिए यहां से एक वर्ड आ रहा है स्पेंडिंग, और इस स्पेंडिंग को फर्म्स तक पहुंची और फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विस इन्हें प्रोवाइड करवाए। तो दोनों का सर्कल चलता रहता है। इनके पास इनकम जनरेट हो रही है, फैक्टर इनकम, और उसको वो स्पेंड कर रहे हैं, तो वहां से गुड्स एंड सर्विस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां पे पूछ रहा है कि जो C और D, द एरो C एंड D रिप्रेजेंट, तो ये C वाला एरो और ये जो D वाला एरो जा रहा है, सिर्फ इस पे बात हो रही है, A और B की हम इसमें नहीं पूछ रहे हैं। तो ये कौन से मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिर्फ ये दोनों। तो ये दोनों कौन से मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फैक्टर मार्केट। क्योंकि देखिए यहां पर बात बड़ी सिंपल सी है, फैक्टर पेमेंट्स आ रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं, तो दोनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर मार्केट की बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई और कोई ऑप्शन आने का राय बनता भी नहीं है। तो यहां पर फैक्टर जो मार्केट है वो आ जाएगा। चलिए, और यही जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ होगा? इन अ सिंप्लीफाइड इकोनॉमी द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। फैक्टर सर्विस तो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाती हैं और फैक्टर पेमेंट्स जो हैं वो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ आते हैं। तो ये कौन सा मार्केट है? तो यहां भी आंसर सेम ही होगा, फैक्टर। बस फर्क है, वहां पे आपको एक डायग्राम मिलेगा और यहां पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में ये आपसे पूछ रहा है कि डिफ्लेशनरी गैप, जो हमारा अभी हमने इसी से पहले एक जीडीपी डिफ्लेटर निकाला था, तो वहां पे से अगर हम देखेंगे डिफ्लेशनरी गैप क्या है, रेफर्स टू द गैप, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि डिफ्लेशनरी गैप होता क्या है? गैप रेफर्स टू बाय विच फॉल शॉर्ट ऑन द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब हम चाहते हैं कि किसी कंट्री के अंदर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट आए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट कब आ सकता है? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को मैच करे। ठीक है, तो यहां पर जो और इसको अगर हम एस्टिमेटेड पे लें तो आपकी कंट्री के अंदर 2 टाइप की एग्रीगेट डिमांड होती हैं, जिसमें आप पढ़ के आए, एक एक्स आंटे डिमांड और एक एक्स पोस्ट। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस? जो एक्स आंटे वाली हैं वो क्या होगी? वो हैं आपकी एस्टिमेटेड, मतलब पूरे साल में आप कितना एग्रीगेट डिमांड आने वाली है, ये अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक लगा रहे हैं, तो वो यहां से होगी।
और एक्चुअल में फाइनली कितनी डिमांड आई वो हमारी एक्सपोज्ड होगी। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड दोनों है, बट क्योंकि हम गैप ढूंढ रहे हैं, गैप का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचने में जहां दूरी है, अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो आप कभी कवर नहीं कर पाएंगे और हमेशा एक डिफ्लेशनरी गैप बना रहेगा। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचने के लिए आपको जो फॉल शॉर्ट, मतलब किससे फॉल शॉर्ट कर रहे हैं, वो आपका जो क्वेश्चन है वो आप देखिए। डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय विच, किस गैप से और किस चीज से हम दूर रह गए हैं, हम रह गए हमारे एक्सपोज्ड एग्रीगेट डिमांड से, क्योंकि एक्सपोज्ड डिमांड आ जाती तो जो रियल जीडीपी है वो हमारा कहीं ना कहीं क्रिएट होता है इसकी वजह से। तो एक्सपोज्ड एग्रीगेट डिमांड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, जो फॉल शॉर्ट हो जाती है, और क्योंकि वो फॉल शॉर्ट हो गई है इसलिए आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपका फिर से हमें वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मिल रहा है, जहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वहाँ पे वो बोल रहा है फाइनल गुड्स डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द हैंड ऑफ एनी प्रोड्यूसर। तो ये कह रहा है कि क्या फाइनल गुड्स जो बनते हैं क्या उनमें और कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूसर कर सकता है? तो यस, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो मिक्सिंग ऑफ गुड्स करते हैं, उन्हीं में से रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग करके कुछ और गुड्स बनाते हैं, फिनिश्ड गुड्स से और भी बेटर गुड्स बन सकते हैं। तो प्रोड्यूसर जो है वो फिनिश गुड्स के अंदर चेंजेस कर सकता है, जहां पे B2B बिजनेस आप ज़्यादातर देखते हैं, तो बिजनेस ने बिजनेस को बेचा और बिजनेस ने फिर से उसको ट्रांसफॉर्म करके आगे चीज़ को बेचा। तो यहाँ पर ये जो है प्रोड्यूसर वो फाइनल गुड्स के अंदर चेंजेस कर सकता है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट भी ट्रू है, और फाइनल गुड्स मे बी गेट कन्वर्टेड ड्यूरिंग द कंजम्पशन। क्या जो हमारा अल्टीमेट परचेजर है क्या वो भी कंजम्पशन करते टाइम अपना ट्रांसफॉर्मेशन फाइनल गुड्स में कर सकता है? तो यस, वो भी कर सकता है। एज अ कंज्यूमर जब हम गुड्स को यूज़ कर सकते हैं तो हमारे पास पूरा राइट होता है कि हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करके यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी पॉइंट ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके लिए बेस्ट नज़र आता है। तो हमारे पास सी वाला जो है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जहां पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। चलिए, इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, हमें इसके अंदर 3 इंफॉर्मेशन है और हमें मनी सप्लाई में M1 निकालना है। तो मनी सप्लाई का जो हमारा कॉन्सेप्ट था मनी एंड बैंकिंग में, M1, M2, M3, M4, उसमें से सिर्फ हमसे पूछा गया है कि M1 जो है आप आइडेंटिफाई करके दे दीजिए कि M1 में क्या आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ना भी पढ़ें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि M1 के अंदर जितना भी हमारे पास कैश अवेलेबल इन द कंट्री होता है और जितनी भी हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट मतलब बैंक के अंदर जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का पैसा है उसे हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम टाइम डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करते, यानी कि RD FDs जो हैं वो अभी M1 में नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी हेल्ड है वो कितनी है, 320 करोड़, और डिमांड डिपॉजिट जो कॉमर्शियल बैंक्स के पास है वो है 260। लेकिन ये क्या है, हमारा टाइम डिपॉजिट, जो कि हमें अभी M1 में नहीं लेना है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जिनको हम ऐड करेंगे, 320 और 260 इज इक्वल टू 580, यानी कि हमारा जो M1 मनी अभी मार्केट में है वो कितना होगा, 580 करोड़। बिल्कुल सिंपल सा, जो M1 है वही उसने आपसे निकलवाया था, तो उसका बिल्कुल क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक असर्शन वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो असर्शन में क्या पूछ रहा है वो आपसे, पहले हम असर्शन वाले क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं, पहले असर्शन क्या है उसके लिए एक बिलीफ और वो रीज़न जो उसके लिए दिया गया है क्या वो ट्रू है या नहीं है, उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हमें देखना होता है। और इन दोनों में से क्या ट्रू है क्या फॉल्स है ये बताना होता है। तो चलिए देखते हैं। एक्सटर्नल असिस्टेंस यानी कि बाहर से जो आप हेल्प लेते हैं इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये हमारा BOP वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, जहां पर हमारे पास करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं।
तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो बाहर से कोई कंट्री जब हेल्प लेती है तो एक्सटर्नल जो हमें असिस्टेंस मिलता है क्या वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में लिखा जाता है? तो नहीं, हम जब लोन डोनेशंस ये सब लेते हैं तो ये सारे काम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के नहीं है। तो ये पहला जो हमारे पास असर्शन ही है वो ही हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो असर्शन तो गलत है, लेकिन रीजन देखते हैं। एक्सटर्नल असिस्टेंट इंक्लूड बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल लोन्स रिसीव्ड एंड एक्सटेंडेड बाय द नेशन। तो क्या जो हम एक्सटर्नल असिस्टेंट यानी कि बाहर की कंट्रीज से हेल्प लेते हैं उसके अंदर बहुत सारे लोन्स हम रिसीव भी करते हैं और प्रोवाइड भी करवाते हैं, हमारे जो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कंट्री के साथ होते हैं या मल्टीलैटरल यानी कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो मल्टीलैटरल और दो कंट्रीज के बीच में हुआ है वो बायलैटरल, उसके अकॉर्डिंग लोन दिए भी जाते हैं और लोन लिए भी जाते हैं, ठीक है। तो ये रीजन जो समझाने का एक्सटर्नल असिस्टेंट को है वो थोड़ा ठीक लग रहा है, यानी कि ये ट्रू है। तो जो हमारा आंसर है वो हमको किस तरफ ले जा रहा है कि असर्शन ए जो है वो फॉल्स है और जो रीजन आर है वो ट्रू है। तो इस तरफ हम बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, 9th क्वेश्चन का डी आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास 10th MCQ जो आता है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट उसने पूछा है आपसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास 1935 हमारा RBI का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1935 में हो गया था। तो इसमें 1935 सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां तक तो थे हमारे MCQ क्वेश्चंस। तो 10 MCQ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे थे उसके अंदर से आ गए। अब हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें से आपका 11th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको क्या दे रहा है, इसमें कुछ वैल्यूज़ आपको दी गई हैं और एक छोटा सा मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, एक इकोनॉमी है जहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि पूरी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही फॉर्म्स हैं, ए और बी, बस 2 ही फॉर्म इकोनॉमी के अंदर चल रही हैं, ठीक है, और विद इक्वल ग्रोस वैल्यू एडेड, ठीक है। क्या कह रहा है, बहुत अच्छा हिंट है, इन हिंट्स को पकड़ने पर ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि इसमें ग्रोस वैल्यू एडेड मतलब दोनों फर्म ने कंट्री में कितनी वैल्यू ऐड करी, ये दोनों की इक्वल है, यानी कि फर्म ए फर्म बी दोनों जो भी वैल्यू ऐड करती हैं वो दोनों बराबर है। तो इस डेटा के बेसिस पर हमें निकालना क्या है, डोमेस्टिक सेल ऑफ फर्म ए, ठीक है। यानी कि ए फर्म जो इन दोनों में से है सिर्फ उसका डोमेस्टिक सेल, मतलब दिया तो है हमें ग्रोस वैल्यू एडेड के बारे में और उससे हमें पहुंचना है डोमेस्टिक सेल पर, यानी कि सेल से मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड तो मतलब टोटल कितना नया प्रोडक्शन इन फर्म्स ने किया, लेकिन सेल कितना किया यानी कि मार्केट में बेचा कितना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना वैल्यू ऑफ आउटपुट हम बनाएं उतना ही हम सेल करें, तो उसको कैलकुलेट करके हमको इसमें निकालना है। अब इसमें एक ट्रिकी पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको जो आउटपुट वैल्यू है वो फर्म बी की दी हुई है, यानी कि टोटल आउटपुट फर्म बी का है 1000 करोड़ का, लेकिन क्योंकि हमें तो डोमेस्टिक सेल जो है वो निकालनी है फर्म ए की, तो फिर इस क्वेश्चन में हम इसका आंसर कैसे निकालें, क्योंकि हमें फर्म बी का डेटा दिया हुआ है और हमें पहुंचना है ए के डेटा पर। तो इसमें जो हिंट है हम उसको यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो फर्म बी है उसका एक्चुअल ग्रोस वैल्यू एडेड निकालना पड़ेगा। अभी वो क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट में से कितना हमने एडिशन किया है, इस 1000 करोड़ में से जो फर्म बी है उसका एक्चुअल ग्रोस वैल्यू एडेड कितना है। तो उसके लिए आप देखिएगा, मैं वापस क्वेश्चन पे ले चल रहा हूं आपको। यहां आप नोटिस करिए कि इस फर्म ने बी ने टोटल आउटपुट जो है वो 1000 करोड़ का किया है, लेकिन उसमें से 4th नंबर का जो पॉइंट हमको मिल रहा है उसको देखेंगे, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, यानी कि इस 1000 में
250 करोड़ की परचेस फर्म ए से हुई है, मतलब फर्म बी का वो खुद का वैल्यू एडेड नहीं है, फर्म ने टोटल खुद का जो बनाया उसमें से 250 उन्होंने लिया है। इट मींस 1000 में जो टोटल आउटपुट निकला है उसमें से 250 फर्म ए से आया है, तो इसका मतलब वो ग्रोस वैल्यू एडेड नहीं हो सकता फर्म बी का। तो देखिए हम पहले एक्चुअल ग्रोस वैल्यू एडेड पे पहुंचे और उसमें हमने क्या किया, 1000 में से 250 पहले माइनस किया क्योंकि वो फर्म ए का बनाया हुआ प्रोडक्ट था। तो 750 हमारे पास ग्रोस वैल्यू एडेड जो हमारी आई है वो 750 आ गई। ठीक है, तो ये थी वो एक्चुअल वैल्यू जो बी ने प्रोड्यूस करी है। अब इसी के आगे हिंट मिलता है कि इसका मतलब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि दोनों फर्म्स के ग्रोस वैल्यू एडेड इक्वल हैं। तो इसका मतलब जब हमारे पास फर्म बी का ग्रोस वैल्यू एडेड आ गया है तो फर्म ए का भी ग्रोस वैल्यू एडेड उतना ही होगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में उसने हमको ये हिंट दे दिया था। तो इसका मतलब अगर ये 750 है तो फर्म ए भी कितना होगा, 750। तो अब जाकर के पहले तो हमें ग्रोस वैल्यू एडेड मिल गया फर्म ए का। ठीक है, अब फर्म ए के ग्रोस वैल्यू एडेड से अब हमें कहां पहुंचना है, उसकी डोमेस्टिक सेल पर। यानी कि डोमेस्टिक का मतलब इंडिया के अंदर, मान लीजिए एक कंट्री को हम ले लें एग्जांपल के लिए इंडिया को, तो वहां पर उसने कितना सेल किया। तो फिर से डेटा की तरफ चलते हैं और अब हमें यहां पर 2-3 डेटा और नजर आ रहे हैं जिसमें आप देखिएगा फर्म ए ने जितना भी आउटपुट अपना प्रोड्यूस किया उसमें से 200 तो उसने एक्सपोर्ट कर दिया है। तो ये हमारा डोमेस्टिक का पार्ट नहीं है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर वहां पे देखिए उसने लिखा है एडिशनल टू स्टॉक, यानी कि अभी भी फर्म ए के स्टॉक में इस ग्रोस वैल्यू एडेड में से जो है एडिशन, स्टॉक में जो माल रखा हुआ है वो है 150 करोड़ का। इसका मतलब अभी ये माल सेल नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये 150 करोड़ जो हैं वो स्टॉक के अंदर ऐड हो गए हैं, अभी रखा है। तो 150 करोड़ बिका नहीं है, 200 हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो क्या 200 करोड़ को माइनस कर दें क्योंकि वो डोमेस्टिक का पार्ट नहीं है, 150 करोड़ को माइनस कर दें क्योंकि वो तो स्टॉक में रखा है, बिका नहीं है। और यहां पर जो सेकेंड टर्म है परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जैसे इन्होंने इनसे परचेस किया था, इन्होंने भी 300 करोड़ की परचेस फर्म बी से करी है। तो क्या वो जो फर्म के पास आया था उनके ग्रोस वैल्यू एडेड में जुड़ जाएगा, क्योंकि वो भी तो उन्होंने सेल किया होगा। जब ये लास्ट 150 पहुंचा होगा तो इसमें 750 करोड़ तो खुद का था और 300 करोड़ के प्रोडक्ट उन्होंने किससे ले लिए, फर्म बी से ले लिए। तो उसके हिसाब से हमें 300 करोड़ इसमें प्लस कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको यही हुआ कि डोमेस्टिक सेल निकालने के लिए पहले हमारे पास 750 करोड़ जो था वो हमारा ग्रोस वैल्यू एडेड था, फिर 200 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया तो हमने उसको माइनस कर दिया, और 150 करोड़ का हमने क्या करा, एडिशन टू स्टॉक किया, तो वो भी हमने माइनस कर दिया, और 300 करोड़ का प्रोडक्ट हमने लिया था फर्म बी से, उसको ऐड कर दिया, तो टोटल आया 700 करोड़। इट मींस फर्म ए ने डोमेस्टिक मार्केट में जो सेल की वो है टोटल 700 करोड़। ठीक है, तो सिंपल सा बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस को समझना है। एक हिंट अगर हमें पकड़ में आ जाए तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हिंट को देखते हुए इस क्वेश्चन को जरूर फोकस करें। ठीक है, चलिए इसके बाद 12 जो क्वेश्चन है वो आपसे सिंपल चीज पूछ रहा है, द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व रेशो एक्ट एज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट, यानी क्रेडिट दैट बैंक कैन क्रिएट। तो ये क्वेश्चन हमारा कहां से आ रहा है, मनी एंड बैंकिंग से, जहां पर वो बोल रहा है कि जो हर बैंक को रिजर्व रेशो बना के रखने होते हैं, तो क्या आरबीआई ये रिजर्व रेशो इसलिए बनवाता है ताकि वो लिमिट लगा सके अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक कैन क्रिएट, कि जितना अमाउंट बैंक क्रेडिट पे देना चाहते हैं उसको कम और ज़्यादा क्या इस रिजर्व रेशो से किया जाता है। तो क्या यह स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, इसको हमें जस्टिफाई करना है अपने वैलिड एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। वैसे इस आंसर को स्टार्ट करने से पहले ही हम इस पर थोड़ा सा डिबेट कर लेते हैं कि भाई रिजर्व रेशो है क्या। हम पढ़ के आए हैं कि आरबीआई का काम ही यही है
कि वो कभी भी मार्केट में मनी की सप्लाई को घटा और बढ़ा सकता है। तो अगर आरबीआई चाहता है कि बैंक मार्केट में लोन कम दें या ज़्यादा दें, तो बिल्कुल वो इन रिजर्व रेशोज़ के अंदर चेंज करके काम कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, वो लिमिट तो कर सकता है। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर हम इसका जवाब ले लें, तो रिजर्व रेशोज़ में हमारे पास क्या क्या आता है? हमारे पास दो रेशो, हमारे CRR और SLR। अब इन दोनों रेशोज़ में चेंज करके और किस तरह से बैंक को लिमिट किया जा सकता है। मान लीजिए राइट नाउ CRR जो चल रहा है वो 5% है, यानी कैश रिजर्व रेशो, जो कि बैंकों को किसके पास जमा कराना है? RBI के पास। और SLR चल रहा है 25%, जो कि लिक्विड में हर बैंक को रखना ज़रूरी है, RBI ने बोला है। अब अचानक से अगर RBI इस CRR को बढ़ा करके 7% कर दे और SLR को बढ़ाकर 30% कर दे, तो क्या होगा? अब RBI के पास ज़्यादा पैसा जाएगा बैंकों से, और SLR में उन्हें कैश ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, तो उनकी लोन देने की कैपेसिटी अपने आप कम हो जाएगी। जहां पहले टोटल लोन में से 30% के रिजर्व रखने पड़ रहे थे और 70% वो लोन दे पा रहे थे, अब देखिए टोटल उन्हें 37% पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा, तो सिर्फ वो 63% पैसा ही लोन पे दे पाएंगे। तो लिमिट हो गया ना। और यही अगर उल्टा हो जाए कि ये 5% 3% हो जाए और ये 25% 20% हो जाए, तो क्या होगा? आपको जो रिजर्व रखने की रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई, तो आप ज़्यादा पैसा लोन पे दे पाएंगे। तो ये सिंपल सा आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है ये, रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट that every commercial bank must keep as a reserve and rest of the deposit can be used to give loan। क्या कर रहे हैं? जितना रेस्ट तुम्हारे पास बचेगा तुम उसे ही लोन पे दे पाओगे। तो यस, रिजर्व रेशियो इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ओवर लेंडिंग। ये हम इसलिए करते हैं ताकि बैंक ज़रूरत से ज़्यादा लोन ना देने लग जाएं, क्योंकि देखो बैंकों का बिजनेस तो लोन पे चलता है। तो अगर वो कमाने के लिए वर्कआउट करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे, लेकिन ज़्यादा लोन भी प्रोवाइड कराना किसी भी कंट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और बैड डेट्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बाय कमर्शियल बैंक दिस इज़ लीगली बाइंडिंग, और एक बार जो रेट उन्होंने डिसाइड कर दिया वो सारे कॉमर्शियल बैंक पर लीगल बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो रिजर्व रेशो है वो एज ए लिमिट की तरह काम करता है बैंकों के ऊपर। तो ये क्लियर हो जाता है इससे कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछा गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI प्रोवाइड सेवरल बैंकिंग सर्विस टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, जहां पर पूछ रहा है क्या RBI गवर्नमेंट को बैंकिंग की सर्विस देता है। तो जितना आप मनी बैंकिंग में पढ़ के आए हैं, RBI कौन है? जैसे कॉमर्शियल बैंक हमारे बैंक हैं, RBI बैंकों का भी बैंक है प्लस गवर्नमेंट का भी बैंक है। गवर्नमेंट हमें जो पैसा डिपॉजिट करना, मनी लेना, चेक ट्रांसफर, एक्सचेंज, ये काम हम कॉमर्शियल बैंक जाके करते हैं। ऐसे ही ये सारे काम गवर्नमेंट किससे करवाता है? RBI से। तो यस, RBI जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं कि RBI गवर्नमेंट के लिए सारी बैंकिंग सर्विस देता है। तो इसमें देखिए, द रिजर्व बैंक सर्व एज एन गवर्नमेंट बैंकर। वो गवर्नमेंट का बैंकर है। वो क्या कर रहा है गवर्नमेंट के लिए? वो अकाउंट्स भी मैनेज करता है, वो डिपॉजिट भी लेता है, वो पेमेंट्स भी करवाता है, उनके एक्सचेंज, जब भी फॉरेन एक्सचेंज उनको करना होता है वो भी काम कर रहा है। रेमिटेंस यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फंड ट्रांसफ़र, जो हम RTGS और NEFT करते हैं, वो काम उनके लिए ये लोग करते हैं। तो RBI इनके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे इतने सारे काम करता है। इन एडिशन टू दिस, ना सिर्फ ये तो जनरल फंक्शन है, लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट को क्रेडिट यानी कि लोन भी प्रोवाइड कराता है, ताकि गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे, टू सपोर्ट द स्टेट एंड मैनेजिंग ऑब्लिगेशन इफेक्टिवली, और गवर्नमेंट अपने ऑब्लिगेशन को मीट आउट कर पाए। तो मेन वर्ड क्या मिले? अकाउंट्स मैनेज करना, डिपॉजिट, प्रोसेसिंग पेमेंट, एक्सचेंज करना, रेमिटेंस करना और क्रेडिट प्रोवाइड कराना। तो ये वही सारे काम हैं जो नॉर्मल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक हमारे लिए करते हैं और RBI गवर्नमेंट के लिए करता है। ठीक है, चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। मिस सारिका हैं, जो कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट, छोटे से एक केस स्टडी है 4 मार्क्स में,
कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उनको क्या हो रहा है कि हर मंथ उनके पास कुछ अर्निंग्स आ रही हैं, वो रिटायर हो गई हैं तो उन्होंने अपने एक अर्निंग का एक सोर्स जनरेट किया हुआ है, और वो सोर्स क्या है, वो रेंटल इनकम जनरेट कर रही हैं हर महीने। उनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको वो ओन करती हैं, तो उनसे उनको रेंटल इनकम आती है, और उन्होंने अपना कुछ पैसे की एफडी करवाई हुई है, फिक्स डिपॉजिट, जहाँ से उनको इंटरेस्ट की इनकम भी होती है। ठीक है, तो एक हो रही है उनको रेंटल इनकम, एक हो रही है उनको इंटरेस्ट इनकम। और ओकेजनली कभी कभी शी रिसीव कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम हर फैमिली मेम्बर अब्रॉड, और उनके कुछ फैमिली मेम्बर फॉरेन में रहते हैं, वहाँ से उनको कभी कभी वो वहाँ से फंड भी भिजवाते हैं अपना डेली एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर कैश ट्रांसफर्स भी उनको आते हैं। तो 3 टाइप की इनकम मिस सारिका को मिल रही है। तो ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि क्लासीफाई मिस सारिकाज इनकम एज अ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस इनकम में से हमें ये बताना है कि कितनी तो उनको फैक्टर इनकम मिल रही है और कितनी उनको ट्रांसफर इनकम मिल रही है। तो जैसा हम पढ़ के आए हैं उस हिसाब से अगर हम इसको चलें तो फैक्टर इनकम तो जब आप कोई वर्कआउट करते हैं, कोई फैक्टर सर्विस देते हैं, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये वाली सर्विसेज अगर आपने दी हैं तो उससे जो कमाई आएगी वो फैक्टर इनकम। और बिना किसी वर्क के किए हुए सीधा पैसा जब आपके पास आता है तो उसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल देखते ही क्लियर है कि क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो एक फैक्टर सर्विस दे रही है लैंड की, तो उसका उनको रेंटल मिल रहा है, और एक उन्होंने फिक्स डिपॉजिट यानी कि पैसा लगाया हुआ है एफडी के अंदर, वहाँ से उनको जो फैक्टर इनकम है वो क्या मिल रही है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी एक फैक्टर इनकम है। तो इंटरेस्ट और रेंटल तो उनकी फैक्टर इनकम हो गई, और जो कैश ट्रांसफ़र उनको अपने आप आ रहा है, इसके लिए वो कोई वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो ये कैश ट्रांसफ़र उनका क्या हो गया, ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सारिका को जो रेंट की और इंटरेस्ट की इनकम है वो तो उनका फैक्टर इनकम है। ठीक है, क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, फैक्टर सर्विस। लेकिन जो कैश ट्रांसफ़र है सारिका का फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर मे बी क्लासिफाइड एज ट्रांसफ़र इनकम, एज इट इज़ द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई सर्विस नहीं देनी पड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का बी पॉइंट आता है हमारे पास। अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड द वैल्यू ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग द फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द सेक्टर। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एनी 2 सेक्टर। ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जब हम नेशनल इनकम को निकालने के बाद हमारे पास अलग अलग मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, तो उसमें से जो एक्सपेंडिचर मेथड हम यूज़ करते हैं उसमें जब हमको जीडीपी निकालना होता है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, तो उसमें हम अलग अलग सेक्टर के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको ऐड करते हैं, और उनके सारे फाइनल एक्सपेंडिचर्स को ऐड करके हम जीडीपी पे पहुंचते हैं, जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, या गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर है, नेट एक्सपोर्ट है, ये सब हम ऐड करते हैं तो हम इस पर पहुंचते हैं। तो ये लाइन तो बिल्कुल ठीक लग रही है कि हाँ, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम जब जीडीपी निकालते हैं तो वहाँ फाइनल एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया जाता है। लेकिन इसने हमसे पूछा है कि स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो जितने भी एक्सपेंडिचर हम ऐड करते हैं उसमें से सिर्फ कोई 2 सेक्टर के, सिर्फ 2 सेक्टर के आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आप इसमें एक्सप्लेन कर दो। तो हमारे पास तो 4 सेक्टर हैं, तो हम कोई भी 2 सेक्टर उसमें ले सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि पहला हमने ले लिया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि इंडिया के सारे हाउस होल्ड ने मिला करके जितना खर्चा किया वो आपका जो है जीडीपी का पार्ट बन जाएगा। तो प्राइवेट फाइनल में इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, जो भी हम हाउस होल्ड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो खर्चा करते हैं उनमें से वो डोनेशन और जो चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं वो कंजम्पशन के ही लिए जाती है। तो सर्विंग हाउस होल्ड, और वो किसको सर्व कर रहे हैं, जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है वो हाउस होल्ड को ही फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो गुड्स एंड सर्विस जो हमारे हाउस होल्ड्स ने खरीदी, और वो गुड्स एंड सर्विस जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने हाउस होल्ड को देने के लिए खरीदी, दोनों ही प्राइवेट फाइनल में आ जाएंगे, और इसको ऐड करके हम जीडीपी तक पहुंच सकते हैं। और एक होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट क्या बताता है कि कितना एक्सेस वैल्यू
आपके एक्सपोर्ट की है ओवर योर इंपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम इसके अंदर मेजर करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पर हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि उसने हमसे दो ही चीज़ों के बारे में पूछा था तो वो यहाँ हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। और ये हमारा दो सेक्टर वो हैं जो हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर में वर्कआउट करेंगे। चलिए, इसके बाद एक और इसी तरह से छोटा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। मिस्टर स्पेक्टर, अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ XYZ कंट्री, वो किसी कंट्री के रेसिडेंट है और उन्होंने क्या किया है, 1 मिलियन का लोन उन्होंने लिया है फ्रॉम एन ओवरसी बैंक टू एक्सपेंड हिज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कंट्री के किसी बाहर के बैंक से, ओवरसी बैंक मतलब बाहर का बैंक, कंट्री के बाहर से जो बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, वहाँ से उन्होंने अपने कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए $1 मिलियन का लोन उठाया है। तो एक तो ये पैसा वो लेकर के आए हैं, और इसी साल जो गवर्नमेंट थी इस XYZ कंट्री की, उन्होंने भी $5 बिलियन जो हैं वो बोरो किए हैं, लेकिन उनका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं। लेकिन वो क्यों लिया गया है, क्योंकि उनका BOP का जो डेफिसिट था वो बढ़ा हुआ था, उसको मीट आउट करने के लिए उन्होंने ये पैसा उठाया है, ठीक है। तो दोनों ही BOP के ट्रांजेक्शन्स हैं। एक में एक प्राइवेट पार्टी है वो लोन ले रही है, एक के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो बोरो कर रही है $5 बिलियन, ठीक है। तो दोनों ही ट्रांजेक्शन में अब हम समझते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहा है इसमें। तो जो मिशिका है, एक इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, उन्होंने जब ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी तो उन्हें ऐसा लगा, आइडेंटिफाई बोथ द ट्रांजेक्शन साइटेड एट एन ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन, तो उनको ये दोनों ही ट्रांजेक्शन ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन लग रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन हमको किस तरफ लेके जा रहा है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुए हैं BOP के अंदर, क्या ये ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन है या ये अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन है, ये वो आपसे पूछ रहा है। क्योंकि मिशिका को ऐसा लगता है कि वो दोनों ही ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन है, लेकिन चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो बताइए, जो प्राइवेट पर्सन है, ये जो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है, जो ये लोन ले रहा है, ये लोन ले ना ले, किस बैंक से ले, ये अपने बिजनेस के लिए ऐसा कर रहा है, तो इसकी कोई मजबूरी नहीं है कि कहीं से भी ले सकता था। तो ये जो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो तो ऑटोनॉमस, बिल्कुल स्वतंत्र है, इसका इंडिया की इकोनॉमी को ऊपर नीचे करने से कोई लेना देना नहीं है, इसको अपना बिजनेस चलाना है। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट जो लोन ले रही है $5 बिलियन का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को ऐसा इसलिए करना है क्योंकि वो BOP जो है वो डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए किया गया है। तो गवर्नमेंट कोई बिजनेस करने के लिए लोन नहीं ले रही है, कंट्री को मैनेज करने के लिए लोन ले रही है, इसलिए गवर्नमेंट का ये ट्रांजेक्शन अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन बनेगा। तो यहाँ पर डू यू एग्री विद मिशिकाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट? नो, हम मिशिका से अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्सेप्ट है उससे मैच नहीं करते, उससे एग्री नहीं करते, क्योंकि इसमें एक ट्रांजेक्शन तो अकोमोडेटिंग है और एक ट्रांजेक्शन ऑटोनॉमस है। तो यही आपका आंसर में देखिए, हम देख लेते हैं एक बार कि जो भी लोन दिया गया है कैन बी क्लासिफाइड एज एन ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। तो ये तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन है जो इन्होंने भाई साहब ने लोन लिया है, लेकिन यहाँ पर जो लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द केस कैन बी क्लासिफाइड एज एन अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो ये ट्रांजेक्शन अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है जो कि इसलिए किया गया है ताकि आप सरप्लस और डेफिसिट को कवर कर सको BOP के, ठीक है। तो ये भी हमारा सिंपल पॉइंट बनता है। और इसके बाद हमारे पास 15 क्वेश्चन में क्या है, एक इमेज है और इस इमेज को देख करके आपको जो भी ये पूछ रहा है वो एक्सप्लेन करना है। देखिए, यहाँ पे हमारा सेंट्रल बैंक है, तो हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। और इधर है एक इन्फ्लेशन का बलून। तो भैया ये जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है, देखिए। तो ये सेंट्रल बैंक जो है शूट आउट कर रहा है उस इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए। तो जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक रेट में चेंजेस कर रहा है, ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन कर रहा है, रेपो रेट में चेंज कर रहा है। तो इस सिचुएशन को देखकर क्या नज़र आ रहा है, जो हमारा चैप्टर मनी एंड बैंकिंग है, क्या ये वहाँ से नज़र आ रही है? और ये जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो मनी की सप्लाई को ऊपर नीचे करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है, एक्सप्लेन एनी 2 इंडिकेटेड मेजर्स,
ये जितने भी मेजर्स यहाँ पे लिखे हैं इनमें से कोई भी 2 मेजर आपको जो सेंट्रल बैंक लेगा टू कंट्रोल द हाईलाइटेड मैक्रो इकोनॉमिक इशू, तो जो हमारा इशू है इन्फ्लेशन का, इसको कंट्रोल करने के लिए इनमें से कोई 2 जो ट्रांजेक्शन आरबीआई यानी हमारा सेंट्रल बैंक करेगा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो बस सिंपल क्वेश्चन है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला एक्सप्लेनेशन आ गया रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है? जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को लोन प्रोवाइड कराएगा दैट इज बिकम द रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट में चेंज करने से इन्फ्लेशन कैसे अप एंड डाउन होगा, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने, मतलब हमारा जो आरबीआई है, उन्होंने 4% से बढ़ाकर 5% का रेपो रेट कर दिया, तो रेपो रेट 4 से हो गया 5, तो क्या होगा? जो बैंक्स हैं उनके लिए अब आरबीआई से लोन लेना महंगा हो जाएगा। तो इसका मतलब जब यहां से उनको महंगा लोन मिल रहा है तो वो आरबीआई से लोन ही कम लेंगे, तो आरबीआई से लोन कम लेंगे तो मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि जब बैंकों के पास पैसा कम होगा तो वो मार्केट में भी पैसा कम देंगे, और जैसे मार्केट में पैसों का क्रंच आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादातर डिमांड की वजह से आते हैं, लोग के पास पैसा है और वो डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को डाउन करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा कम पहुंचेगा। तो आरबीआई ने रेपो रेट में चेंज करके मनी की सप्लाई में चेंज किया, और मनी की सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन में चेंज आया। ठीक है, यही रेपो रेट अगर आरबीआई 3% पे ले आए तो बताइए क्या बैंकों के लिए आरबीआई से लोन लेना बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा? वाह भाई, आरबीआई तो 3% पे लोन दे रहा है, जो नहीं भी ले रहा था वो भी लेगा, तो बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो मनी की सप्लाई इंक्रीज, और मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन को बढ़ाया। मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को मैनेज करने के लिए रेपो रेट का यूज़ किया जाएगा। तो रेपो रेट विल फोर्स द कॉमर्शियल बैंक टू इंक्रीज द लेंडिंग रेट्स। ठीक है, और मेकिंग द क्रेडिट, अब क्या होगा? अगर ये महंगा होगा तो आगे बैंक भी लोन महंगा कर देंगे, तो क्रेडिट मेकिंग द क्रेडिट डियरर फॉर द जनरल पब्लिक, डिस्करेजिंग द बोरोइंग, और लोग ज़्यादा लोन लेंगे ही नहीं। कंसिक्वेंटली एग्रीगेट डिमांड विल फॉल, दिस करेक्टिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, और धीरे धीरे डिमांड नीचे आ जाएगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएंगे। इसी तरह से ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन में आरबीआई का काम होता है कि वो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पर जितने भी सिक्योरिटी जिसके नाम हम सुनते हैं, बॉन्ड, डिबेंचर, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं उनको बेचने खरीदने का काम आरबीआई ही करता है। तो आरबीआई जैसे ही ओपन मार्केट में सेल करेगा तो पैसा खींच के आ जाएगा आरबीआई के हाथ में, क्योंकि लोग सिक्योरिटी खरीद लेंगे, तो सिक्योरिटी खरीदने से मनी पब्लिक से पहुंच जाएगी आरबीआई के पास, और जब आरबीआई बाय करेगा इन सिक्योरिटीज़ को पब्लिक से, तो पब्लिक में पैसा वापस से पहुंच जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, द सेंट्रल बैंक कैन सेल, आगे वर्ड, अब इन्फ्लेशन आया हुआ है तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ज़्यादा सिक्योरिटीज़ को सेल कर दो, तो पब्लिक के हाथ में जो ज़्यादा पैसा है वो खिंच के आरबीआई के हाथ में आ जाएगा। सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट देयर बाय रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड विद द कॉमर्शियल बैंक फॉर लैंडिंग, कंसिक्वेंटली एग्रीगेट डिमांड विल फॉल, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आरबीआई जो है टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ऊपर नीचे करने के लिए इस तरीके के टूल्स को ट्राई करता रहता है। चलिए, फिर यही क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए आएगा, तो वो जो स्क्रीन है, जो वहाँ पर आपको विजुअल दिख रहा था वो नहीं दिख के सीधा क्वेश्चन रहेगा, स्टेट एनी एक्सप्लेन एनी 2 मेजर्स दैट कैन बी टेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। सीधा क्वेश्चन है कि आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से 2 तरीके यूज़ करने हैं, तो आंसर वही सेम रहेगा, रेपो रेट और ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलिए।